तो नेहरू जी ने कहा, देखिए देखिए हमारा दोस्त है चाइना, हमें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, और मोरोवर हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लोग शादी नहीं करते थे बॉर्डर पे कि पठान वो कबायली आके लड़कियां उठा के ले जाएंगे, इसलिए शादी मत करो। ये ऐसा डर हमको लगा हुआ था। आपको देखना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है और वो भारत के हित में है या नहीं है। हाँ। अब लॉरेंस बिश्नोई ने 100 मर्डर किए हो या जिंदा आदमियों को खाया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। हमारे भारत की पॉलिसी के लिए वो कैसा पड़ता है। अगर वो भारत की पॉलिसी के लिए अच्छा है तो मैं तो उसका मंदिर बना दूंगा। कश्मीर का मुद्दा है कि इनके आतंकवाद कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि स्लीपर सेल वहीं के वहीं हैं। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? स्लीपर सेल्स हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो सरकारी महकमे में, इधर ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, जहाँ भी बैठे हैं, और वो इस सपोर्ट करते हैं आतंकवाद जो बाहर से आता है। उसको लॉजिस्टिक्स, उसको पानी सप्लाई करना, उसकी ह्यूमन नीड्स, उसके खाना पीना, वो सब कुछ देखते हैं। देखिए चाइना कन्विंस्ड है कि मैं राइट हूं। चाइना कन्विंस्ड है मैं राइट हूं। वो अपने देश के हित में काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारत को अपने हित में काम करना चाहिए, और हमारा हित क्या है? चाइनीज को खदेड़ देना। तो चाइनीज को अब आया का खदेड़ने का टाइम 2024। चाइनीज को तो हमने खदेड़ देना चाहिए था 1967 में। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट बड़े हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी 1968 में फाइटर पायलट बन गए थे। साथ ही एक खास बात यह है कि 1971 के वॉर में इन्होंने युद्ध लड़ा था। जी हाँ, स्वागत करते हैं प्रफुल्ल बख्शी सर का। सर, वेलकम टू स्टेट बड़े हिंदी। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। देखिए मेरी जर्नी तो, मैं फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, और पूरी वंशज फौज की है। और बचपन में फौज का शौक था। एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनना चाहता था, तो मैंने एनडीए ज्वाइन किया जी। और मैं और मेरा भाई दोनों ही इकट्ठे गए। मैं एयरफोर्स का पायलट बना, मेरा भाई नेवल पायलट बना, और फिर हमने 1971 की लड़ाई देखी जी। और उसके बाद में फाइटर फ्लाइंग, तरह तरह के जहाज़, 6-7 टाइप के जहाज़ फ्लाई किए। और लड़ाई के से जो सीखा हमने वो और बड़ा काम में आया। कई पहलू लड़ाई से सीखते हैं। लड़ाई के तरीके तो होते ही हैं, पर ह्यूमैनिटेरियन एंगल, जिनीवा कन्वेंशन, इनका भी ज्ञान शुरू हो जाता है। विस्टा बढ़ता है, आपका होराइजन बढ़ता है। और फिर हम भारत एयरफोर्स में कई स्क्वाड्रंस के बाद में हमें मौका मिला, हम एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन भी बने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और हम वो ओहदा भी हमने संभाला। और फिर हम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर बने। फिर हमने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया और एयरफोर्स को गुड बाय कर हमने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ज्वाइन करा, जो जिनीवा में बेस थी। और हम उनके डिफेंस जिसको कहते हैं कंसल्टेंट एडवाइज़र बने, और हमने इंस्ट्रक्टर बने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के। और हमने 37 कंट्रीज़, 36 और 37 कंट्रीज़ में हमने ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिनीवा कन्वेंशन पढ़ाए हुए हैं, युद्ध के नियम, युद्ध के कानून इत्यादि। और अब हम अपना डिफेंस के मैटर्स पे, लड़ाई के स्ट्रेटजी मैटर्स पे डिस्कस करते हैं, आप जैसे एडिटर्स के साथ में, एंकर्स के साथ में। तो हमारे को हम बहुत सीख रहे हैं। ये हमारा सीखने का और तजुर्बा गेन करने का दौर चल रहा है। और मैं एशिया पैसिफिक यूनियन का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और हमने उसको भी स्टार्ट किया था। मैं उनका सीनियर पेट्रन हूँ। और कई चीज़ें हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इत्यादि में मेरा इंटरेस्ट था। तो हर चीज़ को, हर एक पहलू मैंने देखा, और आज आपके साथ बैठा हूँ। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप साथ में बैठे हैं। सर, आपने 1971 की वॉर लड़ी, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को मुक्त कराया, बिल्कुल, पाकिस्तान के चंगुल से। बिल्कुल। सर, इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, और उस लड़ाई में कुछ किस्से बताएं उसके, और इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज मैं था? लड़ाई के किस्से की बात दूसरी है, पर लड़ाई की वो जो मेन चीज़ थी जी, जो आप स्ट्रेटजिक एंगल से देखेंगे, राइट, कि पाकिस्तान हमारे लेफ्ट में, ईस्ट में भी था और वेस्ट में भी था। वेस्ट में पाकिस्तान, मेन पाकिस्तान, ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान। राइट।
और उस समय स्ट्रेटजिकली हमारे को बहुत ही एक किस्म से हम असमंजस में थे कि अब क्या होगा। और जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिकली हमारी हम ऊपर उठ रहे थे। बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम, जो वो उस टाइम बांग्लादेश नहीं बना था, इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही थी, जेनोसाइड शुरू हो गया। जो पंजाबी मुसलमान था वेस्ट पाकिस्तान का, वो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिम्स को मुस्लिम ही नहीं मानते थे। अच्छा। उन पे अत्याचार कर रहे थे, वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था। राइट। भारत में इतनी ज़्यादा तादाद में जब रिफ्यूजी आने लगे तो जो पॉलिटिकल सिनारियो बना और भारत की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, बांग्लादेश को लिबरेट कराया, मतलब पैदा किया। और उस दौरान के अंदर हमने देखा जो लड़ाई के कई पहलू जो दुनिया वालों ने भी नहीं देखे थे। कैसे कि दुनिया की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बने हैं, पर जिस तरीके से ढाका को हमने कैप्चर किया वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था फ्लोइंग सर? वाटर पॉलिसी, मतलब अगर आपका फौजें ढाका पे जाती और अटैक करती तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बने थे कि आपको 1.5 साल 2 साल लग जाते, लड़ते लड़ते आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो जनरल सगत सिंह ने समझाया जनरल JFR जेकब को कि भाई देखो, फ्लोइंग वाटर पॉलिसी करो, ये जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इनको अवॉइड करो, ये टिके हुए हैं, ये बाहर निकल के लड़ेंगे नहीं, आप ढाका को हेड करो। और यही किया। जब ढाका को हेड किया, ढाका में ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उसके बावजूद उनकी जो थी हिम्मत पस्त हो गई। और मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा किस तरीके से उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। तो ये जो 13 दिन की लड़ाई थी, इसको दुनिया वाले नहीं समझ सके कि इतनी जल्दी भी कर सकता है कोई, जिसको ब्लिट्जक्रीग कहते हैं, लाइटनिंग अटैक। पर हमारे जो लोग हैं वो मिलिट्री माइंडेड नहीं है। अभी तक हमने कोई इसकी उपलब्धि नहीं दी, कोई इसको उपाधि नहीं दी, और चर्चा नहीं किया। बाहर वाले पढ़ते हैं हमारी इस कैंपेन को। हम तो ये जो है हमने जो इतना बड़ा करके दिखाया, अब जो उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई हैं वो आपके सामने है। अब बांग्लादेश कहाँ पहुँचा हुआ है, और अब आप बता दीजिए क्या वो आपका दोस्त है, क्या आपको फायदा है? बिल्कुल सही। और अब वो पाकिस्तान से मिल रहा है। बिल्कुल। तो अब आपके पास में 2 तगड़े दुश्मन बन रहे हैं। बल्कि मैं अभी बांग्लादेश को दुश्मन नहीं कहता, पर कोई खास दोस्त भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। और इस समय फिर बाकी जो पॉलिटिकल सिनारियो बढ़ रहा है, बन रहा है, वो तो आप डिस्कस कर लेंगे। Right. पर उसके बाद जो है ये बांग्लादेश की जो थे हमारी, और दूसरी थी किस तरीके से हमने वेस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता था, कि उसको पता था उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया है, वो तो आधा हो गया है। राइट। तो उसलिए ना भारत के हित में था, ना पाकिस्तान के हित में था। पर जो हमने एक चीज़ बड़ी देखी कि जो मिलिट्री लेसन्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीखे थे, उसको भी पाकिस्तान जैसे कंट्री इग्नोर कर रहे, जिसको अमेरिका ट्रेन कर रहा था। जैसे कि लोंगेवाला में उन्होंने चढ़ाई करी बिना एयर कवर के। अगर आप टैंक लेके चढ़ाई करोगे और एयर कवर नहीं है तो मतलब आपकी स्थिति वही होगी जो कि खरगोश की होती है और बाज हवा में घूम रहे होते हैं, वो इधर से उधर भागेंगे। और वही हुआ। राइट। सारे के सारे टैंक डिस्ट्रॉय हो गए जो भारत पे हमला कर रहे थे। 3 हंटर्स जैसलमेर में जो अब थे, मैं उस टाइम उत्तर लाई में था, हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे जैसलमेर को। और उस समय जो 56 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, वो अभी तक वो भी एक हिस्ट्री बन गई है कि हाउ नॉट टू फाइट अ वॉर। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर पढ़ाई नहीं जाता उसके बारे में। नहीं, हमारे हम पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया पढ़ने के बावजूद भी किस तरीके से अब वो इग्नोर कर देते हैं। जो स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, जो उनके मिलिट्री कॉलेजेस में, वो इग्नोर करते हैं। उस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भारत की भूमिका ये रही कि हमने दुनिया को सिखा दिया। उसके बाद में जो कारगिल में हमने सिखाया दुनिया को, वो अभी सब कहते हैं यार कारगिल की लड़ाई कैसे हुई। राइट। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये है ऐसी चीज़ें जिसके कि हम लोग भी बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग मिलिट्री माइंडेड नहीं है। सारी दुनिया प्रॉब्लम हमारे क्या कारण है सर? हमारी संस्कृति में ही नहीं था। हम शांति प्रिय देश हैं और ये लड़ाई बुरी है, हम कैसे लड़ेंगे, अगर करेंगे तो दुनिया नाराज़ हो जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ऐसी बातें हमारी पॉलिसी थी। ये अब नहीं है, ये थी। और उसी तो आपको लगता है 2014 के बाद ये चीज़ बदल गई?
2014 के बाद आज बदल गई चीजें, टोटल बदल गई। मोदी सरकार के आने से चीजें बदली हैं काफी। मैं बता रहा हूँ 2014 के बाद ऐसा बदलाव आया है कि आप देख ले, आपको पता भी नहीं क्या होगा। आपको पता ही, मैं अभी जो हम तो बात से आगे निकल आए हैं। कश्मीर का अगर कोई पूछे, आपको 370 पता था, रोशनी एक्ट पता था, आपको पता था क्या होता है? अभी भी नहीं पता। ये हमारे लोगों को बताया नहीं गया था, हमारी हिस्ट्री थी। और कुछ अब अंदर की बात यह है कि भारत के हित में काम नहीं हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखी गई तो लोग अपना हित देख के लिख रहे थे, भारत को देख के नहीं लिख रहे थे। ये जो है, इसको देखकर मेरे को अभी भी सोचता हूँ कि इसमें अभी भी बदलाव आ सकता है। और जो हो रहा है ये 370 बदलाव है, जैसे सब बदलाव है। वक्फ बोर्ड की बात जो आ रही है, सब बात करते हैं, पर बात क्या है? कोई तो प्रॉब्लम है जो अभी तक नहीं उभरी और अब क्यों उभर रही है? ऐसी क्या बड़ी बात है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ये बदलाव आ रहे हैं। तो आपकी जो 71 की वॉर की बात कर रहे थे, 71 वॉर में हमने जो चीज़ें करी, जिस तरीके से वो, किस तरीके से एक नेवल अटैक, किसी ने अटैक किया कराची पे, उन बोट्स पे अटैक किया जो वहाँ पहुँच भी नहीं सकती थी, उनको खींच के ले जाया गया, फिर उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अटैक किया गया करा, और जब उनके फ्यूल खत्म हो गए फिर खींच के लेके आए। ऐसा भी होता है। तो मतलब आप बताइए कि अगर लड़ने की का मुद्दा है तो फिर कोई बहाना नहीं चलता। यही बात है। तो इसीलिए बड़ी चीजें, इसको भी दुख पड़ते हैं बाहर वाले। सर ये बताइए, एक बार वॉर की बात कर रहे हैं 1971 की, और एक कारगिल की बात कर रहे हैं। एक और वॉर था सर 1962 का। 62 सर वो वॉर हम हार गए, साइनो इंडियन वॉर कहा जाता है। शायद उसी से चाइना और इंडिया का लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। इंडिया का चाइना का तो शुरू से हो गया था। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद, एक्चुअली बांडुंग कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नेहरू ले गए थे, चौविन लाई को ले गए थे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वो वॉर क्यों हारे? क्या आर्मी तैयार नहीं थी, या आर्मी को जबरदस्ती वॉर में डाला गया और ये भी कारण था कि हिंदी चीनी भाई भाई? आपको मैं बता दूं, फिर आप ध्यान से सुनिए। कि चाइना की जब वॉर की बात करते हैं तो मैं 1947 से शुरू करता हूं। प्रावधान उस टाइम भारत की फौज थी 22 से 25 लाख, 22 से 25 लाख, बहुत ज्यादा है। अभी 13 लाख भी नहीं पहुंची है। वही कह रहा हूं, बहुत ज्यादा। वो क्यों थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो ब्रिटिश कमांडर जा रहा था, उसने ये बताया नेहरू जी को कि देखिए आपकी 25 लाख फौज है, बड़ा जबरदस्त काम किया है, इसके ही कारण एलाइड फोर्सेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते हैं। आप इसको संभालिए, क्योंकि चाइना जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत में अपना कारनामे शुरू कर दिए थे। तो नेहरू जी ने कहा देखिए हमारा दोस्त है चाइना, हमें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, और मोरोवर हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। हिंदी चीनी देखिए, अरे देखिए, सुनिए, हिंदी चीनी भाई भाई बाद में आएगा। जो मैंने कहा उसको मॉनिटर करिए। हम पुलिस से काम चला लेंगे, मतलब हमें फौज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये आपके जहन में नहीं उतर रही है बात ये, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये हमें फौज तो नहीं चाहिए। वही हुआ। तो इस बैकग्राउंड को लेकर हम आगे बढ़ना शुरू किए, तो क्या हुई? फौज वहीं की वहीं धरी धराई रह गई, जिसको, और हमने जो सगत सिंह राठौर जैसे लोग थे जिन्होंने गोवा ऑपरेशन को इतना अंजाम दिया, एकदम से गोवा ऑपरेशन खत्म कर दिया। इतने लोग गोवा के शिप्स डुबा दिए, उनकी एयरफोर्स भाग गई, और हमने गोवा पे कब्जा कर लिया इतनी जल्दी। तो उन्होंने कहा अरे भाई गोवा को ले लिया है, ये चाइनीज जो कर रहे हैं इनको भी जरा धक्का मार के भगा दो। ऐसी बातें बिना प्लान किए, मतलब आप क्लास में नहीं गए, आपने प्रैक्टिकल नहीं गया, पर आपको बैठा दिया फाइनल एग्जाम में। क्या होगा? ना आपके पास लॉजिस्टिक्स, ना आपके पास टैक्टिक्स, ना आप टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, इस सब को लेकर, और ना ही आपकी मिलिट्री लीडरशिप कामयाब, उसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। जिसको तजुर्बा है उसको हटाया रखा नहीं, जिसको ना तजुर्बा था उसको बैठा दिया, क्योंकि उसका भी हमारे ऑफिसर्स यंग थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, और 62 तक कोई, और किसी ने जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था उनका एक्सपीरियंस को इस्तेमाल नहीं किया। आपकी 62 में बुरी हार हुई, और हार क्यों हुई? अब ध्यान से सुनिए। आपकी एयरफोर्स 6 स्क्वाड्रन्स रेडी थे, छबुआ, हासीमारा, बगडोगरा,
जोरहाट, ऐसी जगहों पे चाइनीज आ रहे हैं। खैर आपकी आर्मी उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, वो तो रीजन पता है, चाइना आर्मी रेडी नहीं थी, ना रसद, ना सामान, ना असल, कुछ नहीं था। मतलब था तो मतलब उनका पूरा नहीं पड़ रहा था। उनकी हार मुकर्रर थी, चाइनीज आगे बढ़ रहे थे, पर चाइनीज को रोका जा सकता था। वो जो वैली जो ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस मेचुका और वो जो जगह है निज़ाम घाट, पासी घाट के थ्रू जो रास्ते जाते हैं, वहाँ पे चाइनीज़ के पुल जिसे चाइनीज़ आए थे उनको आपके फाइटर एयरक्राफ्ट 3 या 4 मिनट फ्लाइंग टाइम में जाके अटैक कर सकते थे। वो आपने नहीं किया। आपने क्या किया? नेहरू जी को किसी ने कह दिया अगर तुमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो चाइनीज़ आके आपका इलाहाबाद, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली हर एक को बर्बाद कर देंगे। अरे बाप रे, सब डर गए। नेहरू जी ने कहा अरे अपनी एयरफोर्स को लगाओ, और एयरफोर्स को मत लगाना नहीं तो चाइनीज नाराज हो जाएंगे। एयरफोर्स को उठा के दिल्ली पंजाब भेज दिया। किसी को ये नहीं पता था चाइनीज की एयरफोर्स में सिर्फ 4 बॉम्बर्स बचे थे, उनकी भी रेंज इतनी नहीं थी कि वो तेजपुर के आगे आ जाएं। किसी को नहीं पता था। अमेरिका ने इसलिए डराया आपको क्योंकि क्यूबन क्राइसिस चल रही थी। अमेरिका का हाथ क्यूबन क्राइसिस में था, वो आ नहीं सकता था भारत की रक्षा करने के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा भारत को कहो कि ज़्यादा इन्होंने कोई उछल कूद की तो चाइनीज़ ने और कुछ करना है और मेरे को आना पड़ेगा, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी। नेहरू जी को पता था कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और रात को उन्होंने कैनेडी को लेटर लिखा 12 F-1 स्क्वाड्रन के सप्लाई के लिए। अब ये बात मैं जहन में जा रही है, रात को उन्होंने लेटर लिखा कि हमको एयरफोर्स चाहिए, और अपनी एयरफोर्स को वापस कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहते थे। देखिए, जब आपकी नीति कमज़ोर हो, आपको लड़ाई का पता ना हो, आपको स्ट्रेटजी का पता ना हो, तो आप वही होगे कि आपको में उठा के चीफ सर्जन और सर्जरी का डिपार्टमेंट का हेड बना दूं एम्स में, आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली वही हो रहा था भारत में। इसीलिए हमारी हार हुई और हमारे 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास पहुंच गए, सारी मतलब उसके जो होना था, और हमारी जो 6,000 किलोमीटर शख्सगाम वैली थी वो भी पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। अब आप सोचिए अक्साई चिन और कितना एरिया चाइनीज के पास है जहां पे आजकल हमारी फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसी पे मैं बात करना चाहूँगा कि दरअसल कहा जाता है कि LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सच में कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि चाइना तो घुस चुकी है, बीजेपी कहती है कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये है कि फौज जब लड़ती है, फौज बढ़ती है, अफसरान बढ़ते हैं, वो मैप देख के बढ़ते हैं। अब आपके हाथ में नक्शा है, नक्शे में आप ही को नहीं पता कि आपकी पोजीशन कौन सी है, ये एरिया आपका है कि नहीं है, क्योंकि मैप बना ही नहीं है। अच्छा, मैप बना ही नहीं था। मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन और जितनी और लाइनें थी वो ठीक से बनी नहीं थी, और चाइना ग्राफ पेंसिल से बनी थी। कई लाइनें ऐसी थी, एक जगह तो है जो नॉर्थ ईस्ट में जो जगह है, उसका नाम मेरे को जहन में नहीं आ रहा, जो एक कैप्टन साहब ने चाइना ग्राफ से बनाई थी। चाइना ग्राफ पेंसिल इतनी मोटी होती है कि मैप में 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया वो लगा लेती है। तो अब आपको पता ही नहीं आपका इधर की उधर है। चाइनीज कह रही है ये नाला हमारा है, आप कह रहे हो ये नाला हमारा है, ये रिवर का, आप रिवर के उस साइड में हो, हम कह रहे हैं हम रिवर के उस साइड में। लड़ाई यहाँ हो रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो कब्जा करने की कोशिश करता है वो। अब चाइना तो कर रहा है। हाँ। देखिए, चाइना कन्विंस्ड है कि मैं राइट हूं, चाइना कन्विंस्ड है मैं राइट हूं, वो अपने देश के हित में काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारत अब अपने हित में काम करना चाहिए, और हमारा हित क्या है? चाइनीज को खदेड़ देना। तो चाइनीज को अब आया का खदेड़ने का टाइम 2024। चाइनीज को तो हमने खदेड़ देना चाहिए था 1967 में, 62 में हार के बाद 67 में जो सगत सिंह राठौर ने नाथुला में किया वही करना था, वो नहीं किया। क्यों? कमजोर नीति, डर लगता है, पांव कांपते हैं। देश की राजनीति ने काफी और उसके ऊपर से आप हरिओम, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध ये सब कुछ बोलने लग जाओ तो फिर कहोगे नहीं यही ठीक है जी, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क मत बनाओ। क्यों सड़क मत बनाओ बॉर्डर पे? क्योंकि चाइनीज अंदर आ जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लोग शादी नहीं करते थे बॉर्डर पे कि पठान वो कबायली आके लड़कियां उठा के ले जाएंगे, इसलिए शादियां मत करो। ये ऐसा डर हमको लगा हुआ था, तो इसीलिए चाइनीज बैठे हुए हैं अक्साई चिन में। अभी तो ठीक है,
अब अगली मीटिंग में आप जब तक अक्साई चीन की बात नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर या हमारे जो सीमा के अंदर चाइनीज घुस चुके हैं? हम कहते हैं घुस चुके हैं, चाइनीज कहते हैं हम नहीं घुसे, चाइनीज कहते हैं तुम हमारी जगह बैठे हो। तो कांग्रेस जो कह रही है वो सच है कि घुस चुके हैं वो? कांग्रेस को कोई यही नहीं पता। अपनी टाइम में तो बोलते नहीं थे कि चाइनीज घुस चुके हैं, अब बोलते हैं, उनको भी नहीं पता। तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअली हमें भी नहीं पता, ना तुम्हें पता, क्योंकि मैप ठीक नहीं है। तो आप वो करिए जो आप चाहते हैं करना। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन ये है कि आप लड़िए, और अब जो मीटिंग अब हुई है वो करेक्ट सोल्यूशन है। अब आया, दोनों गए, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ। तो अप्रैल उन्होंने एक डेट मार्क करी, अप्रैल 22, ठीक है, 2020, अप्रैल 2020 की स्थिति पे आ जाओ। तभी वो डैम चौक पे से निकल गए, डेप्सांग में से निकल गए, पेट्रोलिंग शुरू हो रही है। अब बाकी पेट्रोलिंग देखेंगे अगले 2 महीने में, देखते हैं क्या स्थिति बदलती है। ठीक है। और उसके बाद अगली मीटिंग होगी, तो अगली मीटिंग में हम अपना पॉइंट जो आप समझते हो करेक्ट है, अक्साई चीन आपका है, तो आप कहेंगे, चाइनीज आके कहेगा अक्साई चीन हमारा है, फलाना जो यांग डायनेस्टी और हुआंग डायनेस्टी और ये वो सब करेंगे। हम ने अपनी यह हिस्ट्री ही चेंज कर दी है। कनिष्का, आधा चाइना, 3/4 ऑफ चाइना कनिष्का के हाथ में था, जिसका कि हेडक्वार्टर मथुरा और लाहौर होता था। वो हम बोलते नहीं, क्योंकि हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि मैकले ने आके आपको कहा, अड़ंगा लगाया कि इनको तो पता ही ना लगने दो कि ये क्या है। बेसिकली बात तो ये है, कभी मथुरा के म्यूजियम में गए हो, तब पता चलेगा आपको कि कनिष्का ने कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो हमारा था। पर हम बोलते नहीं है, चाइना बोलता है। चाइना तो कहता है सहारनपुर मेरा है, आपकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। सर ये बताइए, अभी रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुई और वहाँ पर इंडिया और चाइना बैठ करके बातें की। मोदी और जिनपिंग ने बैठ करके टेबल पे बात की, और उसके बाद ये कहा गया विदेश मंत्रालय से कि जो यहाँ पर दिक्कत थी, जहाँ पर आप कह रहे हैं, तो वहाँ पे डिसएंगेजमेंट होगी और वहाँ पर लोग हटेंगे, जो आर्मी है, मिलिट्री हट जाएगी। लेकिन ये बताइए कि क्या चाइना पे सच में भरोसा किया जा सकता है? दूसरा, उस समिट से एक और चीज़ निकल के आई कि वहाँ पर पाकिस्तान एंट्री चाहता था ब्रिक्स में, मोदी जी की नीति के कारण वहां पर, जबकि रूस और चाइना चाहता था। एक क्वेश्चन वो पहला आप पहला क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, चाइना पे आप भरोसा करिए या ना करिए, पहले अपने पे तो भरोसा करिए। अब शुरू हुआ है, जिस गवर्नमेंट ने जो अब अपनी नीतियां बदलनी शुरू करी है, तभी आपने वो 7 हाइट्स वो जो जितनी थी, और अब कैलाश हाइट्स, वो जो आपने कॉन्कर करी हैं, वो आपकी नीति का रिजल्ट है कि अब आपकी चेंजिंग नीति आ रही है, अब आप बदल रहे हैं। चाइना को इसकी घबराहट हो रही है। अब चाइना घबरा रहा है कि चाइना, भारत वो नहीं रहा जो 62 वाला था। ये प्रॉब्लम है। तो आप चाइना पे भरोसा करें या ना करें, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आप ये भरोसा की क्या बात है? ये हमारे मीडिया में एक बड़े खास 3-4 पेट सेंटेंस है, पीठ में छुरा भोंका, हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या, और कहते हैं कावर्डली अटैक। ये कुछ शब्द नहीं है। आपके पहले डिसाइड करिए आपके हित में क्या है, जो आपके हित में हो आप वो करिए। आप वो तो करते नहीं, अब शुरू किया है, वो तो करते नहीं का मतलब अभी तक नहीं कर रहे थे। नाउ इट हैज स्टार्टेड। अब ये अड़ गए हैं हम। अब ये मीटिंग के बाद मीटिंग हो रही है। 21 मीटिंग कहाँ हुई थी? पहले तो कहते थे मीटिंग अवॉइड करो। अब ये शुरू हुई है। ये चाइना को भारी पड़ रहा है, चाइना को मोदी गवर्नमेंट बहुत भारी पड़ रही है, और ये प्रॉब्लम है। तो आप उस पर भरोसा करिए या ना करिए, आप अपनी पहली नीति पे भरोसा करिए और उसमें अड़ जाइए। चाइना अपने आप लाइन पे आ जाएगा, और जैसे अभी आ गया है। और दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, ये थोड़ा और आगे चल के इसका सिनारियो बनता है। ब्रिक्स की आपने अभी बात करी थी। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज और आ रही हैं। रशिया ने बोला, रशिया बड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ में, रशिया ने बोला देखो चाइना को, हमको अपनी स्थिति मजबूत करनी है और ये डॉलर की हेगमनी को हटाना है और ब्रिक्स की करेंसी लानी है। और हम ब्रिक्स की करेंसी लाएंगे तुम्हारे बलबूते पे कि तुम्हारी इंडस्ट्री हर जगह दुनिया में फैली हुई है। तो चाइना की तो बातें खिल रही हैं, पर उसको ये भी बोल दिया ये तब होगा जब आपकी टीम तगड़ी होगी। भारत आपसे खुश नहीं है,
क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर में भारत के साथ में झगड़ा चल रहा है और भारत क्वाड ज्वाइन कर रहा है। क्वाड राइट। क्वाड में मिलिटराइजेशन हो गई तो भारत की पूरी नेवी शेवी सब वहाँ पे होगी। जब भारत को पता है कि तू उनसे नॉर्थ ईस्ट में लड़ोगी तो वो वहाँ पे कर रहा है ताकि वो उनके साथ में हो जाए। आप इस बात को सुलझाइए ऐसे कि आप भारत को क्वाड से दूर रखिए। उससे दूर रखने का तरीका ये है, आप यहाँ से अपनी जो पूरी की पूरी जो नॉर्थ ईस्ट में है इनके साथ मीटिंग करिए और मीटिंग के साथ में आप इनके साथ में बात करिए और जो डिसाइड हो आप एब्सोल्युटली उसके ऊपर अमल करिए। हैं, स्टैंड टू योर वर्ड्स। इस बात को लेके चाइना की ये पोजीशन आई लेकिन सर रशिया के साथ चाइना की दोस्ती तो बहुत समय से है। नहीं, भारत- पहले दुश्मनी बहुत थी। नहीं। उनके साथ भी ये बॉर्डर के बड़े प्रॉब्लम थे, बहुत प्रॉब्लम थे, एक नहीं, उरी रिवर वगैरह सबको लेके। लेकिन जब से इनकी जिनपिंग आए और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन आए, इनके साथ अच्छे रिश्ते हैं इनके। अभी भी रिश्ते अच्छे। अभी हाँ। देखो, रिश्ते कभी परमानेंट नहीं होते। आज क्या है कल क्या है पता नहीं। फिलहाल देखिए ठीक है, आम लगे हुए हैं पेड़ पे तो खा लीजिए, नहीं होंगे तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इतने अच्छे रिश्ते इनके थे चाइना के साथ और रशिया के साथ, तो ऐसा नहीं कि चाइना ने कोई कोशिश नहीं की। अभी पैंगसोंग लेक में भी अटैक करने की कोशिश की थी चाइना ने, की थी, लेकिन उस दौरान रशिया ने कुछ नहीं बोला था। अब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पूरे वेस्ट कंट्रीज उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, इंडिया न्यूट्रल रहा है, इंडिया के ऊपर ही फोर्स किया गया कि आप भी करिए। इंडिया कहा भाई मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं इस पक्ष में हूं कि शांति का से समझौता होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं रशिया को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत उसका इनफॉर्मल सपोर्ट कर रहा है। किसका? रशिया का। हाँ, भारत रशिया का सपोर्ट कर रहा है, वो उसको लग रहा है, लेकिन हम फॉर्मली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, औपचारिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से करते वो हैं। सपोर्ट बिल्कुल ठीक है कि भारत ने कह दिया ये लड़ाई का समय नहीं है। हाँ। पर भारत ने G20 में उसके खिलाफ सैंक्शन साइन करने को मना कर दिया अमेरिका को। ये सपोर्ट ही तो है। तो वही अब कहीं ने ऐसा नहीं कि उसका दिल बदल गया कि नहीं अब इंडिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए और चाइना को दबाना चाहिए कि नहीं आपको अब इंडिया से जो आपने कर रखा है उसको पीछे करना है। बिल्कुल यही मैंने बोला। हाँ। कि उससे नहीं, मैं उसको बोला बड़े अच्छे शब्दों में, भैया अगर हमको इकट्ठा यूनाइटेड वील स्टैंड अब तभी कर सकते हो ताकि अब ऊपर उठो, ताकि पूरी यूरोपियन यूनियन बैठ रही है एट द मोमेंट, नेटो कंट्रीज, और हमको फायदा, रशिया फायदा उठा रहा है। नेटो कंट्रीज और अमेरिका के अंदर टसल चल रही है, कौन आर्मामेंट ज़्यादा बेचे। नेटो कंट्रीज मतलब जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये स्पेन इत्यादि कंट्रीज, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अमेरिका हर जगह घुसता है, राइट, और उनका मार्केट ले लेता है। तभी तो रशिया, अमेरिका और फ्रांस में टसल चल रही है। जो फ्रांस अपना सबमरीन बेच रहा था ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका ने उसको काट दिया, अपनी सबमरीन दी, तो फ्रांस ने कहा अच्छा बच्चू। उसने क्या किया, जो भारत को जो F-18 F-16 दे रहा था अमेरिका, रफाल दे दिया हम उसने। तो ये गेम जो है चल रहा है, रशिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। उसने कहा कि यही टाइम है, आप करिए। और रशिया का जो ये चाल है वो दुनिया सब देख रही है। और इस समय क्या ऑयल की नीति जो है, किस तरीके से उसने पूरे यूरोप को हिला दिया, ऑयल एंड एनर्जी के मसले को लेके, वो तो अलग ही चैप्टर बनता है अगर आप उसको डिस्कस करो। पर सम टोटल ये है कि रशिया का पलड़ा भारी है। इसलिए अगर रशिया का पलड़ा भारी है, रशिया ने बड़ी सूझबूझ के साथ चाइना को समझाया, और चाइना को अभी तक तो समझ आ गया है। पर मैं इतना बता दूं, खुदा हम नहीं है, चाइना कब अपने हित में क्या सोचता है, ये बड़ा सोचना मुश्किल है। तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तभी हमने आपके जैसे दोस्त हमारे को जो इंटरव्यू करते हैं उनको कहा अपनी फौजें बस बॉर्डर पे मतलब निकाल के सेक्टर से बाहर ही रखिए, थोड़ा सा पर रेडी रखिए और उनको इंक्रीज करिए। और हम 20 साल पीछे रह गए, और देखो हमको अमेरिका ने बड़ी मदद करी। अमेरिका ने ही हमको बोला कि भैया तुम्हारी इतनी हालत ख़राब है कि बॉर्डर पे वो 15-20-25 साल तुमसे आगे हैं, तुम कैसे लड़ोगे। तभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने का। चाइनीज अपने टैंक्स ट्रेन में लेके आता है, ट्रेन में, और आप ले जा ही नहीं सकते। आपके बंदे पे खच्चर पे पैदल जाते हैं। तो ये फर्क है, हम 25 साल पीछे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने, आपकी पुरानी गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी ये तो हमारे दोस्त हैं, तो आप दोस्ती निभाइए। अब वाह क्या बात है। सर ये बताइए, ब्रिक्स समिट में एक और चीज़ अच्छी हुई है जिसमें पाकिस्तान चाहता था कि हम भी इस देश ब्रिक्स में आ जाएं, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको आने ही नहीं दिया, कहा पीछे रहो। तो क्या ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत नहीं है?
मैं तो मानता हूं कि फिलहाल देखो ऐसा है, फिलहाल मुझे भी लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी जीत है, हमने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं आने दिया। क्योंकि क्यों? हाँ। चाइना और पाकिस्तान मिले हुए हैं, सुनिए, तो दे वन फ्रंट वॉर की बात चल रही है। चाइना पाकिस्तान को पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है, $100 बिलियन से लगाए हुए हैं। yes। ठीक, वो दूसरी बात है, गदार पोर्ट बनाया है, उसमें गदार पोर्ट में चाइना कब्जा कर रहा है। अब पाकिस्तानी भी नाराज हैं, वो बलोच भी नाराज हैं, हाँ, वो चाइनीज को मार रहे हैं। पर चाइना की पॉलिसी तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो यहाँ पे भी कर रहा है, वो श्रीलंका में हब्बन तोता और एक और पोर्ट ले लिया है। उसके बाद जो एक आइलैंड है बीच में भारत के पास में है, उसको भी उसने ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। वो म्यांमार का आइलैंड है, उसको भी ले रहा है। वहाँ पे मिसाइल बेस लगा दिए हैं, सबमरीन वहाँ जा रही हैं, 35 किलोमीटर दूर है भारत के वहाँ से। और चाइना ऐसा कर कैसे रहा है सर? कर कैसे रहा, कर सकता है, उसकी वो सोचता है अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था। आप उसको भगवान राम से पूछ सकते थे, आप कर कैसे सकते हो? अरे उनकी दिल था कि करने को, उन्होंने घोड़ा लगा दिया। कोई भी ये अश्वमेध यज्ञ तो है। कोई भी देश अपना जगह दे दे रहा है उसको मिलिट्री बेस बनाने के लिए, पैसे ले रहे हैं। अरे गरीबी भी तो है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हम क्या चाइना को बुलाएं? मतलब चाइना को बुलाएं? नहीं, हम क्यों नहीं कर पा रहे किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी मिलिट्री बेस बनाने? पहले तो आप अपना इकोनॉमिक स्थिति तगड़ी करिए। आप क्या बनाते हैं? हम भारत क्या बनाता है बताइए? अभी तो हमने इस गवर्नमेंट के तहत अभी जहाज बनाने शुरू किए हैं, अभी इंजन नहीं है, खोखे बना रहे हैं, शिप खोखा बन रहा है, टैंक खोखा बन रहा है। देखिए, मेरी जुबान को माफ करना जरा, पर सच बोलने के लिए शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो कैसे आप किसी को बुलाओगे? चाइना को तो चाइना सब कुछ बना रहा है। चाइना ने वही MiG-21 को बैक रिवर्स इंजीनियर करके रशिया को ठेंगा दिखाया, कहता है हेल विद योर कॉपीराइट्स, और उसने F7 बना दिया, F7M, F7P, सारी दुनिया को दे दिया। वही जिस MiG-21 को हमारी मीडिया फ्लाइंग कॉफिन कह के रो रही है, वो सारी दुनिया फ्लाई कर रही है। क्या बात है? वही सारे F-16 की कॉपी, सब J-10, J-17, ये सारे के सारे ये क्या है? ये चाइना ने बना के, और इंजन्स को भी कॉपी कर रहा है। हम लोग में इतनी, हमारी पॉलिसी इतनी नहीं है ऐसी कि हम ये सूझ कर सके। देखो, डाका डालने में भी डकैत के लिए गुर्जा चाहिए होता है। हर एक चोर उचक्का ये नहीं कहता मैं डकैत बन जाऊंगा। तो या तो आप पुलिस वाले बने रहिए या डकैत बनिए। तो क्वेश्चन ये, हम कहाँ हैं? हमारी पॉलिसी अभी बिल्कुल ठीक रास्ते पे है। वी आर स्टडिंग चाइना एंड वी आर एडवांसिंग। हमने पॉलिसी बना ली है कि इंडिया फर्स्ट और स्वावलंबिता की तरफ बढ़ना है। हालांकि हमें 7-8 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, इससे बढ़िया पॉलिसी नहीं हो सकती थी। यही हैरानगी है सबको, यही हैरानगी है चाइना को। अच्छा, ठीक है। सर ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन का क्या मुद्दा है और क्यों ये जंग चल रही है? इजराइल और फिलिस्तीन का हाँ। ये मुद्दा क्या है और क्यों जंग चल रही है? क्या चल रहा है? और ये हमास कहाँ से आ रहा है? ईरान घुस जा रहा है, हिजबुल्लाह आ जा रहा है, फिर वहां से अमेरिका आ रहा है। ये पूरा एकदम एक घटना चक्र चल रहा है। इसका एक थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को कि वो समझ सके कि मुद्दा है क्यों, इजराइल इतना पीड़ित क्यों है या पीड़ित कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी जो सारी दुनिया ने देखी है? किस किस धर्म के बीच में थी? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। सारी दुनिया की लड़ाइयाँ वही हुई हैं। और लड़ाई जो होती है किस लिए होती है? ये नहीं कि मैं धर्म ये है मेरा इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। ज़र की ज़मीन के पीछे, ज़मीन के पीछे कहाँ कितनी इस दुनिया के नक्शे में मेरी हुकूमत कहाँ कहाँ होगी? ज़मीन क्यों लोग लेना चाहते हैं? इकोनॉमिक गेन्स। अगर ज़मीन आपकी है तो उसकी सारी उपज आपकी, खजाने आपके, उसकी माइंस, सोना चांदी सब आपका, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मिलिट्री सेक्शन लोकेशन वो भी आपकी। तो सब ज़मीन लेना चाहते हैं। और ज़मीन लेने के लिए मैं आपको धीरे से बता रहा हूँ, ज़मीन लेने के लिए आपको लड़ने वाले चाहिए, यानी कि लोग चाहिए। आप लोग कैसे पैदा करेंगे? सबको अपनी मेंटली अपनी तरफ लाइए। सबसे बड़ी चीज़ जो डिवाइड करने की है ह्यूमैनिटी को, वो है रिलीजन। रिलीजन अगर आप चाबुक चला दीजिए तो पूरी आधी जनता आपकी हो जाती है। वो इस्लाम ने किया, वो एक जगह क्रिश्चियनिटी, एक जगह इस्लाम। अब स्टोरियाँ अलग अलग बनाते हैं कि उनकी माँ को किसने कह दिया, उसको कुछ कह दिया, ये कुछ नहीं है। बेसिकली
महाभारत भी जरजमीनी तो थी, और क्या था। तो देखिए ये सब यही होता है, ये नहीं कि उसकी साड़ी उतार दी तो ये कुछ नहीं। अगर वो साड़ी का भी किस्सा ना होता महाभारत में, फिर भी लड़ाई होती इनकी। तो ये तो लड़ाई मुकर्रर थी, और ये इस्लाम ये जब धर्म बना दिया तो अब ये लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई में जूस इसलिए फंसे कि वो भी क्रिश्चियनिटी तो थे, जीसस क्राइस्ट क्या थे, जीसस क्राइस्ट तो सब मानते हैं। तो एग्जैक्टली अब वो जूस और इस्लाम के बीच में चल रही है, और ये शुरू से चल रही है। इस जूस को बाहर भेज दिया गया था, उन्होंने यूरोपियंस ने जूस के साथ अत्याचार किए या नहीं किए उसकी मैं बात नहीं करता। जो हिटलर ने जूस को किया उससे ज़्यादा औरों ने किए थे, वो उसका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने जूस को वापस उस जगह ले आए। जब उस जगह ले आए तो उनकी ज़र और ज़मीन चली गई। जब चली गई उस पर लड़ाई शुरू हो गया है। वो लड़ाई शुरू, वही लड़ाई चल रही है, गाज़ा की वही लड़ाई है। उसको अब अगर थोड़ा डिटेल से पढ़िए, इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। सो आप देखेंगे अगर गाज़ा की लड़ाई में आप देखिए कौन कौन किस साइड में है, तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज क्रिश्चियन रिलेटेड विल बी ऑन साइड ऑफ इसराइल, बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज या तो हमास के साइड में, या हिजबुल्लाह, या इसके साइड में क्या कहते हैं हुतीस के साइड में, या तटस्थ रहेंगे। अब वो तटस्थ इसलिए रह रहे हैं कि अब उनको और तरीके मिल गए हैं अब ज़मीन तिजारत बढ़ाने का, जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इनको अब पता चल गया कि ये हमने बड़ा समय बर्बाद किया इन लड़ाइयों में। अभी देखिए क्या जो सऊदी अरेबिया का हेड क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बिल्कुल फ़र्क है। आज से वो 25-30 साल पहले ऐसी नहीं बात करते थे। ये बातें हो रही हैं, तो ये बात समझने की होगी। हम ये इसको बड़ा आसान तरीका बना देते हैं कि ये क्योंकि मुसलमान हैं तो लड़ेंगे, वो इसलिए लड़ते हैं। हाँ, उनके मुल्ले जो हैं वो अब उनको कंट्रोल में रखते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, ज़मीन ही तो है। तो फिर कौन सी चीज, कोई लड़ाई मेरे को बता दो उसमें से ज़मीन नहीं है तो मैं मानूंगा ही नहीं। ज़मीन होती है उसमें, या ज़मीन तो इजराइल पीड़ित है या पीड़ित कर रहा है? पीड़ित है। ये तो इजराइल तो इतनी पीड़ा हुई, 7 कंट्रीज अटैक करी, आपको पता है 48, आपको लड़ाइयों को पता है ना, 48 में, 67 में, 73 में, बेका वैली में, ये लड़ाई, कितनी लड़ाइयाँ, 7 कंट्रीज इकट्ठी अटैक कर रही हैं आपको, वो सब मुसलमान, और सही ये एक जू, इनकी तरफ कोई नहीं मुसलमान कोई था। ये अब आने शुरू हुए धीरे धीरे, जॉर्डन वगैरह को पता चल गया है कि हमारी खीर यहाँ गलेगी, इसीलिए उन्होंने, और उसको पीछे क्या लगाया है इन्होंने, लड़ने वाला कौन है, ईरान। ईरान है शिया, ईरान ने अभी 250 ईरान है शिया। हाँ। ईरान बनना चाहता है सबका वो गुरु, क्या कहते हैं उसको, अली खामनी। हाँ, अली खामनी सुप्रीम लीडर बनना चाहता है। नहीं उनका वो तो सुप्रीम लीडर जो है तो है, इसको इस्लाम में कहते हैं वो खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक स्टेट का। तो टर्की और इसमें दोनों में द्वंद्व चल रहा है। पर ये है शिया, इसको ये मत कि सुन्नी मेरे को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो किसी तरीके से सुन्नियों को भी अपनी तरफ करना चाहता है, ये दिखा के कि हमारा पूरा इस्लाम खतरे में है। तो ईरान को क्या, उसने क्या किया है, ईरान ने ये हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास, इनको आर्म सप्लाई करी। ये है ट्राइब्स, ये है रिलीजियस ट्राइब्स। ये ना कोई कंट्री इनको ओन नहीं करता, रह रहे हैं लेबनान में, पर हिजबुल्लाह को वो हिजबुल्लाह नहीं कहेगा कि मेरी मिनिस्ट्री है कुछ है, वो कहेंगे ऐसे ही है, हमें वो उनको डिसोन कर देगा। पर उनके मुल्ले उनको मानते हैं, यही बात है। तो राउंड अबाउट मेथड में वो घुसे हुए, हुती वैसे यमन में घुसे हुए, क्यों और क्या उन्हें। तो ये अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेस वगैरह इनको अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ईरान ने 250 रॉकेट दाग दिए उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो 250 रॉकेट, देखो रॉकेट अटैक से क्या होता है, अगर आपके पास 250 रॉकेट इस एरिया में पड़े, कुछ बिल्डिंगें टूट जाएंगी, 40-50 लोग मर जाएंगे। हार कभी नहीं होती, हार तब होती है जब आपकी फौज आके ऑक्यूपाई करती है। एरियल अटैक से कभी किसी की हार नहीं हुई है। एरियल अटैक से टैक्टिकल एरिया में वो वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे हमने लोंगेवाला में वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए। अब लोंगेवाला हमारे कब्जे में नहीं होता तो हम कब्जा नहीं कर सकते थे हंटर से अटैक करके। कब्जे के लिए आपकी आर्मी को जाना पड़ता है। अब आर्मी जाएगी ईरान पे 1800 किलोमीटर, नहीं ईरान की आएगी आर्मी ना, तो तुम आप एक दूसरे को मारते रहो। 250 रॉकेट मार दिए, 300 रॉकेट मार दिए, क्या कितने लोग मरे, पर नहीं, बच्चे वो ज़्यादा मरे। तो क्या आप उसको सेंसेशन बनाना चाहते हो कि सारे रॉकेट मारे, हमारे सिविलियन बच्चे औरतों को मारा है। ये चीज़ें चल रही हैं। सर, ईरान के साथ इंडिया के रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं।
इजराइल ईरान के के साथ में, ईरान के साथ में और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। तो सर वहाँ तो पे- इसीलिए इजराइल, दोनों कंट्रीज इंडिया को देख रहे हैं और इस समय सारी दुनिया इंडिया को देख रही है कि अगर कोई तटस्थता कर सकता है इस एरिया में तो भारत का प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अगर कोई तटस्थता कर सकता है यूक्रेन और रशिया में तो भारत का प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। ये सब जानते हैं और तभी मोदी साहब को हर एक बुलाने की कोशिश करता है, हर एक उनको इज्जत देता है। और आप देखिए कभी मोदी साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी कि ये खराब है और ये गलत है, कभी नहीं। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम। यस, ये लीडरशिप तभी भी बाइडेन चुप हो गया जब उन्होंने कहा G20 में मैं रशिया पर सैंक्शन नहीं करूंगा। लेकिन सर वो देते नहीं, लेकिन वो पीछे से तो पता चली जाता है कि किसको सपोर्ट कर रही है इंडिया। नहीं ऐसा कुछ, रशिया और यूक्रेन नहीं, वॉर में इंडिया ने किसी को सपोर्ट भाई, नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसका आप सुनिए, रशिया, हमारा रशिया के साथ सोवियत यूनियन से कब से रिलेशन था? जब यूक्रेन और रशिया इकट्ठे थे। हमारा आधा सामान तो यूक्रेन में बनता था, हमारा AN-32 तो यूक्रेन में बनता था और अभी भी बन रहा है, वहीं से आता सामान। पर अब यूक्रेन की इंडस्ट्री वीक हो गई, रशिया की इंडस्ट्री वीक हो गई। नहीं तो हम तो दोनों के, हमारी तो एक कंट्री थी यार। कोई अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया का विभाजन हो जाए और नोएडा चला जाए पाकिस्तान में और वो दूसरी जगह चला जाए हिंदुस्तान में तो अलग कंट्री हो जाएंगी। वो तो वही बात हुई है। तो यूक्रेन वही था हमारा, वी आर ट्रेडिंग पार्टनर विद यूक्रेन। एंड बाद में नेटो ने डिसाइड किया कि हम इनको अपनी तरफ लाए, रशिया की तरफ से निकालें, तो दाना डालना शुरू किया। और दूसरी बात यह है, आपके नैरेटिव में मैं ये ले आऊँ, भारत का जो उत्थान हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर हो रही है, ये दुनिया को नहीं भाती। हमारे जो चंद दोस्त हैं जो हमारे साथ रह के फ़ायदा उठाएंगे हमारी दोस्ती का, जैसे रशिया, वही हमको सह रहे हैं। इवन अमेरिका, बाइडन, ये वो नहीं चाहते थे हमारे को कि हम इतने उठे, तभी तो खालिस्तान में हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तभी तो कनाडा के साथ हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। सारे नेटो कंट्रीज ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। ये बात है, तो ये हमारे को भी समझ जाना चाहिए, ये बड़ी डीप चीज़ है। इसलिए हमको आराम से सोचना चाहिए कि हमारे हित में क्या है। और अमेरिका को और यूरोप को सबको पता है कि भारत इस बात से अवगत है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कि सडनली हड़बड़ाहट में हो। तो वो बड़ा सोच सोच के रखेगा और सब सोच सोच के काम कर रहे हैं भारत के साथ। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है, तो अभी अमेरिका में यूएस इलेक्शन संपन्न हो गए, इसमें ट्रंप जीत गए हैं बिल्कुल, और प्रेसिडेंट बन गए। ये कैसे इतनी जल्दी? आज ही रिजल्ट आए हैं, कमला हैरिस हार गई हैं और ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं। भगवान तो का ये बताएं कि ट्रंप के साथ मोदी जी की दोस्ती बहुत अच्छी है। बिल्कुल है। क्यों दोस्ती? आप सोच के बताएं क्यों दोस्ती, सोच के बताएं। क्योंकि ट्रेड ये गूढ़ पॉइंट है। देखिए, ट्रंप रहना चाहते हैं ताकत में, डेमोक्रेसी है, वोट किसके सबसे ज्यादा है वहां पे? एक बहुत सॉलिड टीम है जो सबसे अमीर है हिंदुस्तान अमेरिका में, वो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है। अगर वो जब किसी रूलिंग पार्टी के साथ में हो, ऑटोमेटिकली जीत उसकी होगी। और उनका हर बिजनेस पे कंट्रोल है, इधर कंट्रोल है। साथ में हमारा इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है। तो अगर भारत ने इजराइल को कहा भैया हमको ट्रंप को जिताना है, तो कौन उसको मदद नहीं करेगा? करेगा। तो आप बताइए। और इजराइल एज इट इज अमेरिका का अंग है, जिसको कि उन्होंने डिसमेंबर करके एक्सटेंड करके वहाँ लगाया हुआ है। बेसिकली सारी की सारी जो टॉप इकोनॉमिस्ट एंड टॉप साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियंस वगैरह सारे ही तो ज्यूस थे। तो बात सारी है। तो भारत की, तो ट्रंप इंडिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अब ट्रंप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कैसा, मतलब उनका प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? इंडिया के लिए हम एक तो हमारी, अब मैं बहुत सारी ट्रेड इकोनॉमिक चीज़ें तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, पर मुझको आपको पता है कि ट्रंप जो है अब देखेगा ऐसी स्टेप चलेगा जो दोनों भारत के और अमेरिका के हित में होगी। सबसे पहले ट्रंप भारत को साउथ चाइना सी में जो है अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। चाइना और रशिया के साथ रखेगा और चाइना से अलग रखने की कोशिश करेगा। ये है ट्रंप की सबसे बड़ी ये मूव होगी। पर चाइना के साथ में अभी उसकी इतनी दुश्मनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि चाइना को लाइक नहीं करता, जो बाइडन करता था, जो बाइडन का बेटे का बिजनेस चल रहा था वहाँ। तो ये बात है। तो ट्रंप और बाइडन में ये फ़र्क है। रशिया जानता है कि ट्रंप हमारे साथ में है,
रशिया ही जानता है, भारत मेरे साथ है। तो एज फार एज रशिया की इक्वेशन है, इंडिया भारत, इंडिया ट्रंप और इजराइल उसके खास खिलाड़ी हैं रशिया के। अब इस इक्वेशन में चाइना कहाँ है? चाइना विली नीली अगर रशिया को अपने साथ में रखना चाहता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो पूरा का पूरा ब्रिक्स से फायदा उठाए। आफ्टर ऑल पैसा चाइना का लगेगा, तो चाइना भी वो गेम खेलेगा। अच्छा, बात करते हैं इंडिया और कैनेडियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो दबा करके भारत का विरोध कर रहे हैं और खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं कनाडा में। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसी कारण कर रहे हैं? और उनको पता है कि खालिस्तानी भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उसके बाद भी ये खुलकर उसका सपोर्ट करते हैं। तो क्या हमारा क्या रुख होना चाहिए भारत का? देखिए, अगर ट्रूडो भारत के टुकड़े करना चाहता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो करना चाहता है, क्योंकि उसको तो बाकी सारी क्रिश्चियन कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। वो तो चाहता है कि भारत में क्रिश्चियनिटी फैले। वो तो सबसे ज़्यादा पैसा खालिस्तान में दे रहे हैं। खालिस्तान में तो क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने शुरू कर दिए हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब खालिस्तान में नहीं, पंजाब में क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब है आधे क्रिश्चियन, हिडन क्रिश्चियन। उनके तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आप इस बात के अवगत रहिए कि वो पैसा आ रहा है उनको फैलाने का क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ यूरोप से। वो पैसा मिल रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ यूरोप कौन सी है? सारी यूरोपियन यूनियन। तो ये उनको सपोर्ट करेंगी। ये तो उनका कारण है। हमारा क्या रुख होना चाहिए? हमारा रुख तो वो होना चाहिए जो हमारे हित में क्या है। हमारे हित में है, पहली बात तो स्ट्रांग होते रहिए और ऐसे सिचुएशन पैदा करिए जहां आपको कनाडा की रिक्वायरमेंट ही ना हो। आपको कनाडा को अपनी रिक्वायरमेंट से अलग निकालिए, उस पर डिपेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। और उसके बाद आप उसको आड़े लगाइए, जो आपको पैसे लगाइए। पहले बात है, आप उसे ज़रूरत कहीं नहीं कि आपको उसको ज़रूरत है तो आप क्या करोगे? तो कनाडा तो एज इट इज़, ट्रूडो के जाने के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर का क्या रवैया रहेगा ये कैसे पता आपको? वो हमारे तरफ हो जाए तो हमारे को एक कहावत है कि रिश्ते जब तोड़ो तो इतना ज़्यादा मत तोड़ दो कि वापस आने का रास्ता भी ना रहे। तो आप भारत जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। भारत अभी ठीक कर रहा है। ओवर रिएक्ट मत करो। ऐसे कोई नहीं कि जब तोपे चला दो, ठीक है वो कर रहा है। वो अपनी हिंदी मतलब अपने जो क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानियों को के साथ में और हिंदुस्तान के साथ में जो करने की कोशिश कर रहा है वो उसको बड़ा भारी पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, दरअसल कनाडा की बात हो रही है और मेजर गौरव आर्या जानते होंगे आप, बहुत अच्छे। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि खालिस्तानियों की, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो कहते हैं फटती है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भारत के लिए क्या एक अच्छा व्यक्ति कहा जा सकता है? अगर खालिस्तानियों के बारे में रेफरेंस में कहता हूँ तो देखिए, या फिर बुरा ही आदमी? आपको देखना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है और वो भारत के हित में है या नहीं है। हाँ। आप लॉरेंस बिश्नोई ने 100 मर्डर किए हो या जिंदा आदमियों को खाया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। हमारे भारत की पॉलिसी के लिए वो कैसा पड़ता है। अगर वो भारत की पॉलिसी के लिए अच्छा है तो मैं तो उसका मंदिर बना दूंगा। हमें तो चाहिए भारत का हित। भारत सुप्रीम है मेरे लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। तो आप भी मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के आगे खालिस्तानी नतमस्तक हो जाते हैं? लॉरेंस बिश्नोई के आगे खालिस्तानी नतमस्तक होने का मतलब क्या? आउट ऑफ रेवरेंस कि आउट ऑफ डर? नहीं, डर से। ऑब्वियसली उसका डर है बहुत। ऑब्वियसली डरता है कि कहीं कनाडा में उसको न ठोक दिया जाए। देख, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मेरे में अगर दूरदर्शिता होगी तो मेरे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैं लगा दूंगा लॉरेंस बिश्नोई को मदद करने के लिए। और अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ हासिल ना किया तो मैं पूछूंगा कि तुमने क्यों नहीं हासिल किया। ये चाणक्य नीति है। बिल्कुल। ये नहीं कि नहीं हमें दुनिया को देखना चाहिए और सही कदम पे चलना चाहिए, माँ बाप को नतमस्तक होना चाहिए। ये कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं चल रही, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अच्छा सर, ये बताएं कि हम लोग इंटरनेशनल मुद्दे पे बहुत बात कर लिए, अब बात करते हैं देश के मुद्दे पर। गृह मंत्री जी अमित शाह जी एक संसद में बयान देते हैं कि पीओके को आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके के लिए ऐसा रुख अपनाते हैं और कहते हैं कि पीओके को वापस लेंगे। कौन कहते हैं? अमित शाह। हाँ, ठीक है। लेकिन अक्साई चीन पर उतना खुल करके वो एग्रेशन नहीं आ पाता है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, अभी अक्साई चीन की बात शुरू नहीं हुई है
और अक्साई चिन्ह को हमने दिया था, हमने लेने से मना कर दिया था। जो और एक जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी रेज हुआ था तो नेहरू जी ने कहा यहाँ नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, त्यागी या क्या नाम है, मेरे को उनका नाम याद नहीं ठीक से आ रहा, उन्होंने अपने टोपी उतारी करने, नेहरू जी मेरे भी सिर पे एक भी बाल नहीं है, मैं गंजा हूँ, मेरा भी सिर काट लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको इतना मजाक उड़ाया गया था हमारी नीति को। हमारी नीति कमज़ोर थी कि हमने कुछ नहीं किया, तो हम किस मुंह से बोलना शुरू कर दें जब हमने ही खुद अपने हाथ से, यार तुम्हारी माँ बहनों को कोई उठा के ले जा रहा है और तुम उसके सहानुभूति करो और बाद में फिर ऑब्जेक्शन उठाओ। ये हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पीओके में ये नहीं थी। लेकिन हमारा अक्साई चिन्ह भी तो हमारा हिस्सा है ना, तो उस है, पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं तो बात कर रहे हैं, एग्रेशन क्यों नहीं है वो? नहीं, यही मैं बात कर रहा हूँ। पीओके का बात करने का ढंग दूसरा है, यहाँ बात कर रहे हैं और अगली मीटिंग में और धीरे से ये करेंगे। पर देखो, शतरंज की चाल देखी जाती है अपने स्ट्रैटेजी भारीपन की। जहाँ तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी भारी पड़ी वहाँ चाल चलेंगे। कब चलेंगे, किस टाइम चलेंगे, ये इन पे छोड़ थोड़ा समय पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, ये इस मीडिया की इस हैबिट को से थोड़ा हम दूर रहना चाहिए कि जोर जोर से पूछे क्यों नहीं हो रहा। नहीं हो रहा वो जानते हैं, अगर नहीं कर रहे तो उनको चांस दीजिए, वो करेंगे। हाँ, आप पूछते रहिए, बेशक वो आपको बताते रहेंगे कि भैया लीव इट टू अस, वी नो व्हाट टू डू। तो बात यही है। अच्छा, आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, अच्छे चुनाव हुए, बिल्कुल, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक खास बात यह है कि सिर्फ भाजपा को जम्मू रीजन में वोट मिला और सारी सीट जीती, 29 सीट जीती है, लेकिन कश्मीर से एक भी वोट नहीं मिला, मतलब एक भी सीट नहीं मिली, कहने का अर्थ ये है। तो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन चुकी है, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी हमले और आतंकवादी हमले शुरू हो चुके हैं। शुरू हो गए हैं। शुरू नहीं, कम हुए थे। नहीं, अब ज्यादा हो रहे हैं। अब यार सरकार बनने के बाद ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं पानी की धार और तेज होगी, कहने का मतलब ज्यादा तेज हो गई। तो इस पर क्या आपका क्या मानना है कि क्या उमर अब्दुल्ला के आने से आतंकवादियों को क्या एक हवा मिली है, रुख मिला है? देखिए, ऐसा है, सिंपल सी चीज है, इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। कश्मीर का मुद्दा है कि इनके आतंकवाद कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि स्लीपर सेल वहीं के वहीं हैं। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? स्लीपर सेल्स हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो सरकारी महकमे में, इधर ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, जहाँ भी बैठे हैं, और वो इस सपोर्ट करते हैं आतंकवाद जो बाहर से आता है। उसको लॉजिस्टिक्स, उसको पानी सप्लाई करना, उसकी ह्यूमन नीड्स, उसके खाना पीना, वो सब कुछ देखते हैं। तभी तो आपके टेलीविजन में आपके जैसे ही लोगों ने टेलीविजन बनाया, अलमारियों के नीचे तहखानों में छुपे पड़े हुए हैं। अभी पिछले महीने 3 महीने पहले दिखा रहे थे कैसे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। वो आते हैं और रहते हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक उनको सपोर्ट मिलता रहेगा वो आतंकवाद करते रहेंगे। तो आप जब पूछ रहे हैं कि वो आतंकवाद कब खत्म होगा, आतंकवाद तब खत्म होगा जब आप पूरे स्लीपर सेल्स को जड़ से निकाल के मट्ठा डालोगे, तब होगा। दूसरा, कहाँ से रहे हैं, मच्छर कहाँ से आ रहा है? जहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ? पीओके में। किस जगह? 15-20 उनके 8-10 वो खेमे हैं, कैंप्स, 25, 30, 50 किलोमीटर दूर। सब आपकी आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, मटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की रेंज में है। आप उनको सबको तबाह करके ऑक्यूपाई करिए। जिस दिन आपने ऑक्यूपाई कर दिया 6 या 7 भी, उस टाइम सारे आतंकवादी आने बंद हो जाएंगे। कश्मीर में अकाल पड़ जाएगा आतंकवादियों का। फिर देखना ये होगा। और दूसरा ये है, एक कमांड एंड कंट्रोल बनाइए जम्मू एंड कश्मीर में। अभी आपको ये समझना पड़ेगा एक कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है। आपका ये ऑफिस है, आप हेड हो इस ऑफिस के? हैं? नहीं, मैं नहीं, जो भी है, मैं 6-7 हेड रख दूं यहाँ पे, या इस सेक्शन के, और सब अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं। आपके किचन में 5 खानसामे रख दूं, खाना बनेगा? यही कश्मीर में हो रहा है। हर एक एरिया किसी इसके BSF, किसी ITBP, कभी इसके नीचे, कभी उसके नीचे। ये है, अगर एक कमांडर नहीं होगा पूरी श्रीनगर से लेके साउथ और नॉर्थ और ईस्ट एंड वेस्ट, तब तक नहीं होगा, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं, सब वेल मीनिंग होंगे, कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब एक टीम बनती है तब होता है।
5 टीम से मैच नहीं जीता जाता, एक टीम से मैच जीता। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हमले में कमी आई बीजेपी है। नहीं कहती, बीजेपी कहती है आर्टिकल 370 के बाद तो जो है कमी आई है। बहुत कमी आई है। लोग सहानुभूति, पर 3 या 4 स्लीपर सेल्स काफी हैं पाकिस्तान कश्मीर के लिए। यू डोंट रिक्वायर होल टाउन। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सारे कश्मीरी कर रहे हैं, ये चुनिंदा है, उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हो। नहीं, सरकार बनने के बाद ये हमले बढ़ क्यों गए हैं? और इसलिए बढ़ रही है, वो कर रहे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आतंकियों के हौसले नहीं बुलंद हो गए। पाकिस्तान उनको और सप्लाई कर रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। और एक और चीज मत भूलिए, अफगानिस्तान में अमेरिका जो वेपन छोड़ गए थे, $80 बिलियन के वेपन छोड़ गए थे, याद है? उसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी है, उसमें रडार लोकेटिंग वेपन लोकेटिंग रडार भी है, मोटर लोकेटिंग रडार भी है, ऐसे वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, सब कुछ है। वो आप आतंकवादियों को आप सप्लाई हो रहे हैं। तभी तो मार्क 4 का कार्बाइन देखा आपने, टेलीविजन में नहीं देखा, जो आतंकवादियों के हाथ में है, जो हमारे बंदों के पास नहीं है। नहीं है, सही बात है। कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है और बाहर से पैसा आ रहा है। और मैंने पहले आपके अपने नैरेटिव में बोला था, वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट लाइकिंग इंडिया प्रोग्रेसिंग, दे वांट इंडिया टू डाउन। क्यों डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत की जो पॉलिसी है वो उनके कमर्शियल पॉलिसीज को चैलेंज करती है, उनके मनी अर्निंग कैपेसिटी को चैलेंज करती है, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को चैलेंज करती है। G20 में जैसे बाइडेन ने को आंसर मिला, ये चैलेंज ही तो है। इसको देखकर ये अब इनकी हवा, जिसको कहते हैं खिसक रही है बाहर वालों की, तो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इनको। और इस्लामिक कंट्रीज एज इट इज़ पैसा दे रही है। आप ये मत भूलिए, ISIS जो जितना सप्लाई कर रही है, और ये जो खालिस तालिबान, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, ये सब पैसा कमाने के लिए इधर उनकी पाकिस्तान आर्मी कहती है जितना पैसा मिलेगा आप जाइए, और वो कर रहे हैं। ये जो 26 जो बॉम्बे जब हुआ था, क्या जो हुआ था होटल, ताज होटल का जो 26, उसके बाद हमने कुछ एक्शन नहीं लिया ढंग का। अगर हमने ढंग का एक्शन लिया होता उस समय तो बात कुछ और बनती। सरकार कमजोर थी सर। तो तगड़ी थी, तुम क्या तगड़ी कहते हो? जो एक्शन ही ना ले, तुम्हारी माँ उठ रही है और तुम सारे हिल नहीं रहे हो, तो क्या उसको क्या कहोगे आप? तो मेरे को पूछ रहे हो, मैं तो आपसे पूछूंगा, आप बताइए मुझे, आप कहोगे कि ये तगड़ी है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर तगड़ी होती तो बात ऐसी ना होती। कल जम्मू कश्मीर का सत्र शुरू हुआ है मंगलवार को। वहां पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की नीति अपनाई गई होती कश्मीर में, जो कि डायलॉग सुप्रीमेसी थी, तो आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो हालात नहीं होते। किसने बोला? उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम ने बोला है। क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार की नीति के कारण ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं वहां पे, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियां फॉलो की जाती तो वहां पर हमले नहीं होते और हालात बदले होते? दोनों गलत है। आतंकवादियों के हमले इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं कि वर्ल्ड की स्थिति चेंज हो गई है, और वर्ल्ड जो है वो नहीं चाहता कि भारत इतनी प्रोग्रेस कर गया है, कश्मीर में इतनी फैलसूफी आ गई है, सडनली वो किसी को नहीं भारा, सब अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए ये आप देखेंगे कि ना अटल बिहारी वाजपेयी की नीति या ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। बात सिर्फ है जो मैंने बताया कि बाहर वाले सप्लाई कर रहे हैं, मनी, बहुत मनी आ रहा है, और नहीं चाहते कि हमारी देश ऊपर उठे, और उसको लेकर ही ये चल रही है बात। तो हम ये नहीं कहते कि हमारी नीति जो है वो उतनी ही चलेगी। देखिए, आपकी भी तो कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। आपके पास जो देश 2014 में आया, उसकी क्या हालत थी? अभी एक राइफल फैक्ट्री भी नहीं है आपके पास, अपनी राइफल नहीं है, अपना टैंक नहीं है, अपने, ये भी तो स्थिति देखिए आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है ये सब कुछ। तो ये है, उस स्थिति में आपको इतना भारी कदम लेने के लिए समय लगता है, और समय लगेगा। पर समय इसलिए लगेगा और क्योंकि कुछ काम हो रहा है, और काम बहुत हो रहा है। इसीलिए मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूं कि चाहे अगले 5 या 6 साल ले, पर यह काम होके रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश को खतरा बाहर वालों से ज्यादा है या अंदर वालों से? दोनों से। जब देखिए, जब बाहर वाला देखता है कि अंदर वाले भी थोड़ा हमको मदद करने को तैयार हैं, तो रेट बढ़ जाता है अटैक का। ये कंबाइंड एफर्ट होता है
कि अंदर वाले जो आपके पास में वो जो क्या कहते हैं मीर जाफर्स और जयचंद बैठे हुए हैं, तो उनको कहता है यार ये तो बड़ा मज़ेदार खेल ये तो खेती अपना है, सारे यहाँ पे तो जो माली काम करने वाला वो हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये है गेम सारा, दिस इज द रीजन। तो दोनों से बराबर खतरा है, दोनों से, और दोनों फायदा उठा रहे हैं। दोनों फायदा, ज्यादा खतरा आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, ज्यादा खतरे की बात नहीं है, कोई स्केल नहीं है। मैं अगर देखो मेरे पास, बहुत लोग कहते हैं ज्यादा मेरे पास अगर फाइटिंग फौज की बात होती है, मैं तो एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट को एक मिनिस्ट्री के अंदर मैं ट्रीट करूंगा। अच्छा, एक करूंगा। ये एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट का कोई फर्क नहीं है, ये एक ही अंडर कमांडर में होना चाहिए। एक कमांडर होना चाहिए, उसके 2 सब कमांडर होने चाहिए, एक एक्सटर्नल थ्रेट को डील कर रहा है, एक इंटरनल थ्रेट को। ऑफिसर का ऑर्डर कॉमन होना चाहिए। जितने आप और फिर आप देखिए, अब बात करते करते आपकी फिर बात कहीं और आ जाती है। आपके काम में प्रॉब्लम आती है जब आप प्रोफेशनल नहीं बैठाते। जब प्रोफेशनली ना हो, मैं फिर बात बता रहा हूं, आपके स्टूडियो में अगर आप प्रोफेशनल ना हो तो ये इंटरव्यू हो सकता था? बिल्कुल नहीं। तो फिर यही प्रॉब्लम है। आपकी मिनिस्ट्री का चल रही है बड़ी, एक नहीं सारी मिनिस्ट्रियों की बात कर लो आप। हेड कौन होता है? हेड कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर। अरे मिनिस्ट्रियों की बात कर रहा हूं, सारी मिनिस्ट्रियों की। पीएम नहीं, पीएम नहीं, मिनिस्ट्रियों का हेड तो मिनिस्टर होता है। वो मिनिस्टर काम जानता है? बिल्कुल नहीं। फिर कौन काम जानता है? क्या ब्यूरोक्रेट काम जानता है? नहीं जानता। काम वही जानता है जिसने 25 साल महकमे में काम किया हो। राइट, ग्राउंड। ये प्रॉब्लम होती है। ये इसको आंख बंद करके, कबूतर की तरह जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लो तो सोचो कि खतरा निकल गया, ये है। ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है बहुत। तो इस प्रॉब्लम को लेके आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आप उसको एक सब्जेक्ट बना के आप सामला होगा, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा सच्चाई ढूंढने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा गहरा चीज़ है ये। बहुत गहरी चीज़ है, ऐसे मामूली नहीं है कि टेलीविजन में जवाब दे दिया आपने। अग्निवीर पे क्या आपका सोचना है सर? इस पे राजनीति जो हो रही है सही है क्या? देखिए, लेकिन राजनीति किसी फौज चीज़ पे हो तो ठीक नहीं है। अग्निवीर का मामला देखो सिंपल सी चीज़ है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि गरीब आदमी को नौकरी मिल रही थी, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा है। एक वो आके लड़का 18 साल का, 18 उसको अगर 40,000 की तनख्वाह, 30,000 की तनख्वाह मिल रही है, फिर कुछ काम थोड़ा सीख के वो 30-40 लाख लेके जो भी निकल जाए बाहर, जो भी उसको पैसा मिले, जितना भी मिले, और नौकरी इसको दे दी जाए, वो तो खुश है। पर खुश कौन नहीं है? जहाँ पे फौज में आए थे वो किस लिए? हमारे पास फौज में कितने गनर्स की कमी है? मेरे ध्यान से सुनिए बात, कितने गनर्स की कमी है, कितने रेडार ऑपरेटर्स की कमी है। आपने 4 साल के लिए वो गनर लाया है और निकाल दिया, तो गन तो मैन तो नहीं हुई ना। अगर मैंने 4 साल आपको ट्रेन करके सीट से हटा दिया तो यहां तो खाली रही सीट, तो वो क्या हुआ? आपको कम से कम अग्निवीर में 11 से 14 साल का रखना चाहिए, 4 साल नहीं। ये मैं चेंज रहा हूं। अच्छा, अग्निवीर ठीक है, पर पीरियड 11 से 14 साल होना चाहिए ताकि आप पूरा काम निकाल सके आपकी। फिर अगला बंदा जो आएगा, और आपकी रिक्रूटिंग पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये किसी ने लिख दिया कारगिल रिपोर्ट में कि यूथ की कमी थी, ये था वो था, कुछ नहीं था। आपकी जो नॉर्मल रिक्रूटिंग पॉलिसी 18 साल का जो रिक्रूट आता है, आप 18 क्या 15 साल का लेंगे क्या? यही तो रिक्रूटिंग की एज होती है। वो आके आपको 35 साल तक, 40 साल तक की सर्विस देता है, तो क्या बुरा है? वो बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ बनाने के लिए था, कि ये बनाना था, किसी को चेंज करना था। हमारे को दुख ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को ठीक से किसी ने एडवाइस नहीं करी, उनकी एडवाइजरी। मैं इसीलिए मैं कभी प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहूँगा, क्योंकि वो खुदा थोड़ी होते हैं कि हर एक चीज़ जानेंगे। उनको एक टीम चाहिए होती है। टीम जब तक ठीक है एडवाइस नहीं करी, ये एडवाइस नहीं ठीक थी अग्निवीर की। क्या आर्मी जनरल को पावर बहुत नहीं होता है? आर्मी जनरल को बहुत पावर नहीं होता है? पावर होता है जितनी लेना चाहे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों? तो एक आप इंसिडेंट सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ पावर आर्मी जनरल की क्या होती है। मैं मेजर जनरल की बात कर रहा हूँ साहब, पूरे चीफ की नहीं। जनरल सगत सिंह राठौर, नाथुला, 1967, वही धक्का मुक्की का पेट्रोलिंग होती थी। तो उस धक्का मुक्की में
हमारे एक मेजर साहब ने, कोई हरियाणा के थे, वो धक्का दिया है, वो चाइनीज वो गिर गया, उसे चोट वोट आ गई, वो एक पॉलिटिकल कमिसार था। ये पॉलिटिशियन के कमिसार साथ में चलते हैं, ये चाइनीज की आर्मी का दस्तूर है। वो उसने कहा आप निकल जाओ यहाँ से। मेजर ने कहा क्या निकल जाए, उसने गाली वाली दे दी। उसने सब अपने चाइनीज को बंकर में ले गया और फायरिंग खोल दी, हमारे 50 लोग मार दिए, मेजर को मार दिया। तब वहीं पे पता चला जनरल सगर राठौर को उसके अंडर में था। तो जब वो रिएक्ट कर रहा था, दिल्ली में भी बात पहुंच गई। तो दिल्ली में कहने लगे रुक जाओ, हम अब एक्शन लेंगे, हम अभी मीट करते हैं, हमारा काउंटर पार्ट मीटिंग करेगा। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है, मेरे को पता नहीं। पूरी आर्टिलरी खोल दी, 480 लोग मार दिए। जनरल कमजोर नहीं होता, जो कम ताकतवर होता है वो ऐसे होता है। जनरल सुंदर जी, और उससे गवर्नमेंट ने उनके पूरा का पूरा मेडल नहीं, वो जब रिबन थे वो ही नहीं अप्रूव कराए। फिर आपका क्या कहते हैं सुंदर जी, समदरंग चौंग वैली में यही हुआ, चाइनीज घुसाए। गवर्नमेंट कह रही है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 1986 87 88 की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अभी बात करेंगे ये वो। उसने कहा ठीक है, उन्हें पूरी एक ब्रिगेड इंडक्ट करी और पूरे चाइनीज को रोक दिया। 20 साल तक नाथुला में कोई चाइनीज नहीं घुसा और बड़ी नाथुला चाइनीज समदरंग चौंग में नहीं घुसे। तो जनरल टाइप के जनरल होते हैं, अब अलग अलग होते तो कहीं पॉलिटिक्स नहीं इसमें इन्वॉल्व हो गई है? पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, हर एक चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है। एक समय तो आर्मी में नहीं थी हर जगह, हर टाइप, कभी पॉलिटिक्स के बिना नहीं आर्मी चली। हाँ, वो दूसरी बात है कि आप आर्मी का दर्जा इतना ऊंचा होता था कि नॉर्मल पॉलिटिशियन अप्रोच नहीं कर पाता था। स्टेटस जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में, ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में आप धीरे धीरे आर्मी को डाउन करते गए अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट। यही मेरा कहना था। तो अब करते हैं यार, आप करोगे तो यही होगा। फिर वो अपनी प्रमोशन के लिए रिंग करेगा, वो करेगा, उसको गिफ्ट लेके जाएगा, वो उसके साथ बैठेगा, वो ये यही करेंगे। तो वो कहेगा डोंट वरी तेरी पोस्टिंग करा दूंगा। ठीक है सर जी, आप जो बोले बोलो, तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे। तो ये सब बात चलता है, ये हर जगह चलता है। देखो ये फौजी में नहीं, हर जगह है ये। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट पीएम कौन है? पूछने की बात है क्या? मैं पूछने की बात है ये तो आप अगर हम मर भी गए और बस उठा के पूछो तो हम जवाब देंगे, मोदी। वाह क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, जिन्होंने आर्मी से जुड़े और जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स से जुड़े कई मुद्दे पर चर्चा की और सही जवाब दिया। सर थैंक यू सो मच एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से आपको यहाँ पर बुलाएं और आपके साथ एक बार हम फिर से रक्षा जैसे समझौतों पर और मुद्दे पर आपसे एक बार फिर से गहन चर्चा कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बुलाने का। जय हिंद। जय, थैंक यू सर।